हेलो नमस्कार गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ मनी। आज हम पढ़ने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने लिखी है। ये हमें पैसों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी हमें बताते हैं कि पैसे के मामले में शिक्षा हमें स्कूल से नहीं मिलती। पैसों की शिक्षा हमें ज़िंदगी से मिलती है। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता अपने पुत्र को नहीं सिखा पाते। हमें इस पुस्तक में पैसे के बारे में पूरा ज्ञान मिलेगा। इसमें रॉबर्ट जी हमें यह नहीं बताते कि डायरेक्ट अमीर कैसे बनते हैं, बाकी इससे रिलेटेड रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। इसकी अपन विषय वस्तु देखने जाए तो इसमें अध्याय दिए गए हैं, उसमें कुछ सबक भी दिए गए हैं। जैसे कि सबक एक देख सकते हैं आप, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोग पैसों से अपना काम कराते हैं। कैसे मतलब अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, इसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। इसमें सबक 2 है, पैसे की समझ हमें क्यों सिखाई जानी चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए कि पैसे का उपयोग कैसे करना है, पैसे से क्या होता है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि स्कूल में पैसे के मामले में कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता। सबक 4 है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। हम आज देखने जाए तो हर चीज़ पे जीएसटी लगता है, तो इसमें हमें टैक्स का पूरा इतिहास भी बताया जाएगा और कॉरपोरेशन की ताकत भी बताई जाएगी। कॉरपोरेशन अर्थात सरकार, पंचायत समिति वगैरह, मतलब जो अमीर लोगों का सपोर्ट करते हैं, पुलिस वगैरह आदि के बारे में बताया जाएगा। टैक्स का इतिहास भी बताया जाएगा, जैसे हम पे जो हर चीज़ पे जीएसटी लगता है वो कब से शुरू शुरू हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था, किस लिए ये बनाया गया था आदि। चलिए गाइस, बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना। इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? हालांकि हमने सुना ही होगा कि स्कूल में सब ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता। धन संबंधित ज्ञान हमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हमें आगे बढ़कर पैसे कैसे कमाने हैं वो हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यह पुस्तक पूरी एक कहानी के आधार पर है। हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे हमें इंटरेस्ट आएगा, हमें पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना यह था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और उनकी सॉरी अपनी कक्षा में काफ़ी उच्च स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे, जो कि बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। एक बार नहीं बल्कि 2 बार, पहली बार इंजीनियर के रूप में और दूसरी बार लॉ स्कूल से। उन्हें जल्द ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी भी मिल गई थी और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह तय था कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते हैं। हालांकि हम दोनों अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा नहीं हुआ था। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन की योजना में निवेश नहीं किया था। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे लिए खुद के लगाव पैसे से बढ़ रहे थे। हमारी शादी बहुत ही सफल रही और हमारे 3 बच्चे भी थे। उनमें से 2 कॉलेज में और तीसरा अभी हाई स्कूल में आया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। 1976 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वो पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कुछ काम का ही नहीं है। बच्चा कह रहा था कि वह सब मैं क्यों करूं जो मेरी ज़िंदगी में काम ही नहीं आ रहा था। मतलब स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उससे ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। स्कूल में हमें पैसे के मामले में कुछ भी ज्ञान नहीं देता है। उसने उसका विरोध किया।
बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कॉलेज में नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ। बच्चे ने जवाब दिया, मैं स्कूल जाऊँ या ना जाऊँ, कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ, मैं अमीर बनकर दिखाऊँगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू ही किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। मम्मी, समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति है। अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच में है। और बेसबॉल पिक्चर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हालांकि हर साल 40 लाख डॉलर से ज़्यादा कमाता है, जबकि उसकी दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल भी लगा हुआ है। बच्चा कहना चाहता है अपनी माँ से कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़कर ही अमीर बना जा सकता है। बहुत से लोग हैं जिनका अभी उदाहरण दिया, माइकल जॉर्डन, मेडिना, ये हार्वर्ड छोड़ देने वाला बिल गेट्स, इसने सॉफ्टवेयर कायम किया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही अमीर बना जा सकता है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। जब मुझे यह समझ आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सलाह दे रही जो मेरे माता-पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही है, परंतु हमारी सलाह नहीं बदल रही है। अपनी शिक्षा और अपने ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रहे। हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की भी समझ में नहीं आएगी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत करना नहीं चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में भी रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा भी हाल आपके जैसा ही होगा। मुझे भी आपकी तरह ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर भर सकूँ और कर्ज में डूब जाऊँ। बच्चा कह रहा है कि मैं आपकी तरह कर्ज में डूबना नहीं चाहता, पढ़ लिख के 9 to 5 वाली नौकरी करना नहीं चाहता। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी अब सुरक्षित नहीं रही। मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके समय में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना कि वे पहले कमाया करते थे। मैं जानता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों का मुझे नया जवाब चाहिए। वह सही था, उसने उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता-पिता की सलाह उन लोगों के लिए हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे। यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है जो तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म ले रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों को यह सीधी बात नहीं कह सकती थी कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं यह जानती थी कि अपने बच्चों को सही दिशा में दिशा सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जा रही है। हाई स्कूल खत्म होने से पहले आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधित पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह होती है, ब्याज किस तरह लगता है कि ये मतलब क्रेडिट कार्ड पर कितना ब्याज लगता है, किस तरह ब्याज लगता है, उसका भी ज्ञान नहीं है उन्हें। स्कूल में कुछ सिखाया नहीं जाता है, धन संबंधित ज्ञान स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता है। इससे अगर आसान भाषा में कहा जाए तो उन्हें धन संबंधित शिक्षा नहीं मिलती है और यह ज्ञान भी नहीं मिलता है कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जिनका वह इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा बेटा बड़ा
बेटा, कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया था, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की थी। साथ ही ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चे में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा, उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी जी है। वे एक व्यवसायी और निवेशक तथा एक शैक्षणिक उत्पादक का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे एक शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि वह मेरे साथ चलेगी, और वो भी तैयार हो गई। इस खेल में हमें 15 लोग इस खेल में हम 15 लोग थे, जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पादक की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली की बोर्ड की तरह लग रही थी, जिसके बीच में एक बड़ा-सा चूहा था। परंतु मोनोपोली से यह इस तरह था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते हैं, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक हमें बताया जाता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित या कड़ी मेहनत करने वाले आदमी को देखेंगे, तो आज आप उसमें एक सा फ़र्क दिखेगा, आप में और उसमें एक ही फ़र्क दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता-पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे अंक मिलते हैं। उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है, बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान और सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा काम मिल जाता है, शायद वह डॉक्टर, वकील बन जाता है, वह सेना में भर्ती हो जाता है, सरकारी नौकरी करने लगता है, बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं। और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है, तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं, वह उन जगहों पर जाता है जहाँ उसकी उम्र में ज़्यादातर नौजवान जाते हैं। लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी-कभार शादी भी कर लेते हैं। जब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है, क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएँ दोनों ही नौकरियाँ करते हैं, 2 तनख्वाहें मिलती है, वे दोनों सुखद होते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है, क्योंकि पत्नी और पति को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वे कार, टेलीविज़न आदि खरीदने का फैसला करते हैं। वह चाहते हैं कि कई छुट्टियाँ मनाने चले, मौज-मस्ती करें। फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ ही उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति-पत्नी सोचते हैं कि अब ज़्यादा पैसे कमाने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे काम करते हैं, वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिले, उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है और उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और बेहतर कर्मचारी भी बनते हैं। ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है कि वे काम दूसरा भी ढूँढ लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का भी टैक्स चुकाना पड़ता है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते-चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह को लेकर हैरान हो जाते हैं, इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराया खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र लगभग अभी 5 से 6 साल हो गई।
यह चिंता उन्हें सताने लगती है कि अब उनके कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने की भी चिंता होने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए खुशहाल दंपति अब नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपने कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार के टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति और क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाती है, इसलिए वे ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती है और इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब स्कूल में पढ़ो, अच्छी नौकरी लाओ और 9 टू 5 काम करो और ज़िंदगी भर ऐसे ही चलते रहो। और ये फिर प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने बच्चे उसके बच्चों को देंगे। ज़िंदगी भर मतलब ये चूहा दौड़ चलती ही रहती है। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है, आप वह यह है कि आप अकाउंटिंग और इन्वेस्ट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाए। दिक्कत यह है कि दिक्कत यह है कि इन दोनों विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक सीपीए हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटेंट फर्म में काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग विषय को सीखने का एकदम रोचक और रोमांचक सरल रास्ता बना दिया है। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई है कि हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे हैं, तो हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख भी रहे हैं। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्द ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले बातें नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल मुझे और मेरी बेटी को पसंद आया। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी ली। हर रोज उस रोज मैं चूहा दौड़ से पहले बाहर निकलनी और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था और इसके अलावा एक बिजनेसमैन बैठा था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत ही हैरत हुई कि इन दोनों को अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि वे असल ज़िंदगी में पैसे धैर्य के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे भी दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी और वे लोग कुछ मुझे नया सिखा रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते हैं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में बहुत ही समय लगा था। धन संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे में उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा, असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ परेशान हो रहे क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी पढ़े ही नहीं थे। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। अब जब खेल ख़त्म हो गया तो हमें रॉबर्ट ने 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर एक बिजनेसमैन बैठा था, वह बिल्कुल भी खुश नहीं था, उदास था। उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट और बैंकर और वकील है, उसने जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट ने जवाब दिया, क्या आपने गौर किया कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं है, और यही हाल बैंकर्स और वकीलों और स्टॉक ब्रोकर्स का है और रियल इस्टेट का भी है।
वे बहुत कुछ जानते हैं, प्राय वे लोग स्मार्ट भी होते हैं, परंतु उनमें ज़्यादातर अमीर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें वह सब नहीं सिखाया जाता जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों की सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप इस हाईवे पर कार से जाते हैं तब आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहाँ आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ दिखेगा। आप बाईं तरफ देखेंगे तो वहाँ आपको आपका बैंकर भी उसी हाल में नजर आएगा। इससे आपको हालत का अंदाज़ा हो जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इसी खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ मैं। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी है, परंतु अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में काम में कैसे लिया जाता है। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं बहुत ज़्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली ज़िंदगी में किस तरह काम करता है, इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूँ, और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा भी, उससे मिलने वाला फ़ायदा या तनख्वाह नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब नौकरी अपनी ज़िंदगी भर का साथ देगी। नौकरी फिक्स नहीं है, उसमें कभी भी अपने को धक्का दिया जा सकता है, छोड़ सकते हैं। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ, और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता है जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिलती है। अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा ज़्यादा की कोई चिंता नहीं रहेगी। जैसा कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होता है, मतलब कोई चिंता नहीं रहेगी कि नौकरी छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगी वगैरह। खेल ख़त्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए समय नहीं मिला। अब हमने उनकी योजना पर आगे बात करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट यह चाहते हैं कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और रॉबर्ट मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते डिनर मीटिंग रखी। हालांकि यह हमारा पहला सामाजिक मेलजोल था, फिर भी हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। हमने पाया कि हमें बहुत सी बातें हैं जो एक जैसी है। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेलों, नाटकों, रेस्तराओं, सामाजिक आर्थिक विषयों पर बहुत सी बातें की। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा विचार किया कि ज़्यादातर लोग अमेरिका अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी बचा नहीं पाते हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7.5 वृद्ध लोगों के लिए रिटायरमेंट का टैक्स चुकाना होगा। हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल रहे थे। रॉबर्ट की चिंता रॉबर्ट की बड़ी चिंता यही थी कि अमीरों और गरीबों के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होने में सफल भी हो गए थे। वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें वह चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही है। वे जानते थे कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियाँ बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दफियानुसी की शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं। वे ऐसे विषय को पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी काम नहीं आने वाला है। वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब कोई नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी भी बच्चे को सबसे खतरनाक सलाह दे तो वो यही होगी कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये सबसे खतरनाक सलाह है। उन्हों उन्होंने कहा, यह पुरानी सलाह है, यह सबसे खतरनाक सलाह है और ख़राब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप उतनी ही चिंतित होगी जितना कि मैं हो रहा हूँ। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है कि अगर आप
चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, तो आप पुराने नियमों के सहारे खेल नहीं खेल सकते। आप यह बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने उनसे पूछा, पुराने नियमों से उसका क्या मतलब है? पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है? मेरी तरह के लोग नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉरपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी का इस पर क्या असर पड़ता है? खासकर वह कंपनी जो स्टाफ एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो इससे बाजार को इस बात पर बाजार बाजार पसंद करता है, इस बात को बाजार पसंद करता है। ऐसा चाहे स्टाफ कम करने के लिए किया जाए, फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हैं। जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती है तो मेरी तरह लोग यानी जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से यही आशय है कि कर्मचारी हारते हैं और मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी के मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे। यह फ़र्क था कि किस्मत पर खुद का नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है यह ठीक नहीं है। उसका जवाब था, इसलिए तो बच्चों को यह कहना मूर्ख है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। सोचना मूर्ख है। मूर्खता दी जा रही है कि शिक्षा उस बच्चों के दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब शिक्षा ज़रूरी नहीं है, शिक्षा एक नौकरी दिला सकती है, लेकिन अगर अमीर बनना चाहते हैं तो शिक्षा ज़रूरी नहीं होती है, पैसों का ज्ञान ज़रूरी होता है। धन के कुछ नियम होते हैं जिनमें अमीर लोग खेलते हैं, जिससे अमीर लोग खेलते हैं। धन के भी कुछ नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं, और 95% लोग उन नियमों को अपना घर और स्कूल में सीखते हैं। इसलिए आजकल किसी भी बच्चे को यह कहना बहुत खतरनाक है कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी लाओ। बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा नीति उनकी मूलभूत बातों से नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वह विषय ही नहीं है तो उसे क्यों पढ़ाया जा सकता है? मतलब कि असल ज़िंदगी में अपने वो चीज़ कोई काम ही नहीं आ रही है तो उसको पढ़ने से हमें क्या लेना देना? अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता-पिता अपने बच्चों को वह सिखा सकते हैं जो स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखा दें, इसके बारे में, इससे वह बोर भी ना हो, और कैसे सिखाएँ कि वो बोर भी ना हो और वो सीख भी पाएँ। किस तरह निवेश करना सिखाएँगे। एक जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह अपने बच्चों को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिनके बारे में अभी हमने विचार किया? मैंने रॉबर्ट से पूछा। हम किस तरह अपने माता-पिता के लिए आसान बन सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही समझ न हो? उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहाँ है? तो इसमें एक उन्होंने एक कंप्यूटर में वर्षों से एक बिखरी हुई पड़ी है, उनकी एक किताब है। हाँ, तो रॉबर्ट जी इसमें बता रहे हैं कि उनके कंप्यूटर में एक बरसों से बिखरी पड़ी है किताब। वो कभी-कभार उसे खोलते हैं और कुछ बातें जोड़ देते हैं, परंतु आज तक उसे इकट्ठा नहीं कर पाए। तो मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया जब मेरी पहली पुस्तक बेस्ट सेलर हो गई थी। इनकी मतलब पहली पुस्तक वायरल हो गई थी, उसके बाद इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखना शुरू किया। अभी भी खंडों में ही पड़ी है, वह अभी भी खंडों में ही पड़ी थी, अभी प्रकाशित हो गई है, रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए गाइस, अभी बिना समय गवाए हम इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में अभी अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 1। उसमें हम पढ़ेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उन्होंने एक कहानी सुनाई है बेहतरीन ही, जिसको पढ़ने में भी हमें बहुत ही मज़ा आएगा। उसमें मतलब एक पिता होते हैं अमीर डैडी और एक होते हैं गरीब डैडी। बच्चा मतलब उसके एक माता पिता होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, उसका बेटा होता है, वह अपने माँ बाप से पूछता है कि मैं अमीर कैसे बनूँ, कैसे पैसे से अपना काम करवाऊँ। हालांकि उसके माता पिता तो पढ़े लिखे थे, वो वो सिर्फ वो एक शिक्षक थे, उन्हें पढ़ाना आता था, परंतु पैसे का ज्ञान नहीं था।
वो और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था माइकल करके। वह मतलब दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। माइकल के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। तो उसके पिता ने मतलब क्या नाम इसका, इसके मतलब वो गरीब डैडी वाला था, उसके मतलब जो पढ़े लिखे पिता थे, उसके बेटे को बताते हैं कि अपना दोस्त है जो माइकल, उसके पिता एक व्यापारी है, बहुत बड़े व्यापारी है, और आने वाले समय में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। तो क्यों ना तुम उनसे ही जान लो कि पैसे के बारे में ज्ञान उनसे ही सीख लो। तो इस बात से फिर वो उसके अपने दोस्त से बोलता है कि अपने पिता से बात करो कि हमें पैसे के मामले में ज्ञान सिखाए। तो इससे रिलेटेड पूरी कहानी है। इसमें अमीर डैडी, गरीब डैडी और दोनों बच्चों की बातचीत होती है आपस में, वो पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर यह पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप मेरे नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, अच्छी कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।